डाउन द माइन ऐसे के बारे में डिस्कस करेंगे जो जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखा गया था। उनका जन्म 1930 में हुआ था और 1950 में उनकी डेथ हुई थी। यह ऐसे ओरिजिनली पब्लिश एज द सेकेंड चैप्टर हैज 1937 बुक द रोड टू वीगन फायर बट लेटर रीप्रिंटेड एज ए सेपरेट ऐसे इन डाउन द माइन। ऑरवेल डिस्क्राइब्ड हिज एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग डाउन ऑन इंग्लिश कोल माइन टू सी द कंडीशन ऑफ कोल माइनर्स इन द 1930s। तो ऑरवेल साहब कह रहे हैं कि ये जो ऐसे है डाउन द माइन, ये पहले जो 1937 में जो बुक लिखी गई थी द रोड टू वीगन, जो सेकंड चैप्टर था उनकी बुक का, उसमें इस ऐसे को सेपरेट करके अलग से डाउन द माइन नाम देके, जो कोल माइन के बारे में बताया गया है एक तरीके से, उसको अलग से डाउन द माइन अलग से ऐसे लिख के डिस्क्राइब किया है, इस चीज़ को सेपरेट किया है उस बुक में से। तो ऑरवेल साहब है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग डाउन ऑन इंग्लिश कोल माइन टू सी द कंडीशन ऑफ कोल माइनर्स इन द 1930s। तो एक तरीके से ऑरवेल साहब वहाँ जाते हैं, जो कोल माइंस है उनमें, उनके बीच जाके उनके बारे में बताते हैं कैसे वो वहाँ काम करते हैं। 1930s के टाइम की बात कर रहे हैं ऑरवेल साहब यहाँ पे, जो इंग्लैंड में जो कोल माइंस थी उनमें कैसी स्थिति थी लोगों की, वहाँ जो काम करने वाले थे कोल माइनर्स थे एक तरीके से। क्योंकि ये बात, ये जो ऐसे एक तरीके से ऐसे ही नहीं लिखा गया, क्योंकि जो पैसे से कहा जाए, मतलब एक प्रोफेशन से कहा जाए, जो ऑरवेल साहब थे वो एक तरीके से जर्नलिस्ट थे। अपनी लाइफ के कुछ साल उन्होंने जर्नलिस्ट निकाले, जर्नलिस्ट का काम किया है, काफ़ी समाज की ऐसी चीज़ों को अपने एसेस के द्वारा शो किया है जिससे समाज में बदलाव है। इन्होंने बीबीसी में भी काम किया है, 1941 से लेकर 1945 के बीच में इन्होंने बीबीसी में भी अपना काम किया है। आगे बढ़ते इसी के साथ, पीपुल इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, वीगन इज़ लोकेटेड अराउंड 15 मिल्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ मैनचेस्टर। तो यहाँ पे एक एड्रेस बता रहे हैं कि जो कोल माइंस है वो कहाँ पे है। यहाँ पे वीगन इज़ लोकेटेड अराउंड 50 मिल नॉर्थ वेस्ट ऑफ मैनचेस्टर। इंग्लैंड में ऐसी जगह है नॉर्थ वेस्ट में, मैनचेस्टर के नॉर्थ वेस्ट में ऐसी जगह है जहाँ से 15 मील दूर जो कोल माइंस है वो लोकेटेड है। तो ऑरवेल सब वहाँ जाते हैं, उनके लिव अमंग देम, उनके बीच में रहते हैं। एंड एज जर्नी डाउन द माइन शोड एज कमिटमेंट टू डॉक्यूमेंटिंग एज फेथफुली एज गुड प्लाइट ऑफ माइन वर्कर्स इन एज फेयरली टिपिकली कोल माइन। तो यहाँ पे ऑरवेल साहब कहते हैं वो वहाँ जाते हैं, उनके बीच में रहते हैं, और उनकी जो यात्रा है इस बीच में, जो जीवन जो उनका चल रहा है कोल माइंस में, उनके बारे में दिखाते हैं उन्होंने कैसे कमिटमेंट किया है, कैसे उनकी एक तरीके से इस ऐसे में तो इमेज बनाई है उन लोगों की कि कैसे उनकी स्थिति है, कैसे वो काम करते हैं। इस इमेज के जरिए आप देख सकते हैं जो 1930s के टाइम इंग्लैंड में जो कोल माइंस थी जिसके बारे में बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है इस ऐसे में ऑरवेल साहब के द्वारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे माइंस डाउन में रहती थी, कैसे जो कोल है वो निकल के बाहर आता था, उनकी जो एक तरीके से दयनीय स्थिति के बारे में इस ऐसे में शो किया है। आगे आप काफ़ी अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझेंगे। आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ओवरली प्रैक्टिकली समझाता हूँ, पढ़ना तो है ही, आपको एक डिटेल है वो सारी, ये जो मैंने जो ब्रीफ्स एनालाइज है वो लाया है इस वीडियो में। आप चाहते हो तो अगर आपको पूरा पढ़ना है डिटेल में, जो डिस्क्रिप्शन में है उसमें इसकी पूरी डिटेल दे दूंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिकली एक विजुअली समझना चाहते हो जिससे आप कभी इस इमेज को अपने माइंड से हटा नहीं सको, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ इमेजेस के ज़रिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अपनी अर्थ है उसकी जो 5 लेयर के अकॉर्डिंग इसमें बता रहे हैं कि जो कोल है वो कहाँ पाया जाता है, एग्जैक्ट में कोल कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पे जो 4th नंबर की जो लेयर है सेडिमेंट्री रॉक के नीचे, देख सकते हो आप कितनी लेंथ हो जाती है, यहाँ पे कितना डाउन इन कोल माइनर्स को जाना पड़ता है, कैसी स्थिति में वहाँ रहना पड़ता है, कैसे सफोकेशन उनको फील होता है, उसके बारे में यहाँ पे ऑरवेल साहब ने बताया है। कैसे उनके फेस पे ऐसे ब्लैकनेस छाई रहती है, एक सीरियस फेस सा बन जाता है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता, वो बस अपने काम से मतलब रखते हैं, अपनी रोजी रोटी से मतलब रखते हैं, उनकी मजबूरी होती है यहाँ काम करना। Orwell described the experience of miners working at typical coal mine in 1930s England. He described mine workers as the splendid men. They are always men, who are usually small because the tunnels around the mine are small. That taller men would find it difficult, if not possible, to work there. ऑरवेल साहब कहते हैं जो उनका एक्सपीरियंस है, जो 1930s जो इंग्लैंड में कोल माइंस है, जो मैंने आपको बताया है एक तरीके से, जो 1930s के टाइम जो इंग्लैंड में कोल माइंस है उसमें लोग कैसे काम करते थे, वे बताते हैं वहाँ पे जो
जो सराहनीय जो लोग हैं, जो पीपल है एक तरीके से कह सकते हैं, वहाँ जो लोग काम करते हैं वो हमेशा आदमी रहे, वो कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं, वो हमारी तरह इंसान है, लेकिन वो वहाँ काम कर कर के करके उनकी मेंटेलिटी ऐसी बन गई, उनके फेस पे आपको कभी स्माइल नहीं दिखेगी, चेहरा हमेशा जो कोयले की जो धूल होती है उससे जमा हुआ मिलेगा, फिर भी वो वहाँ काम करते हैं। आगे कहते हैं वो आर यूजुअली स्मॉल, दैट इज़ मतलब इसमें एक कहना चाह रहे हैं कि वो हमेशा छोटे ही रहेंगे इस तरीके से, क्योंकि छोटे इसलिए रहेंगे क्योंकि वो कितना ही मतलब हो, लेकिन मतलब 3 4 5 फीट की जो टनल की जो हाइट रहती है, वो लास्ट कोल माइंस की जो टनल की हाइट रहती है वो इतनी रहती है यूजुअली 3 4 5 फीट। तो वहाँ पे अगर 5 फीट ये सब नॉर्मल जो मैन होता है वो होता ही है, आदमी बड़ा होने के बाद कुछ % लोग बचते हैं, तो वहाँ यूजुअली वो छोटे ही रहेंगे, कितने ही बड़े हो या कितने ही कुछ हो। तो यहाँ पे वो समझा रहे हैं बिकॉज द टनल्स डाउन द माइन आर स्मॉल दैट अ टॉलर मैन वुड फाइंड। तो वही चीज़ है कि एक अगर कोई ज़्यादा लंबा आदमी है तो उसको तो और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो। अगर 6 7 फीट का कोई मैन है उसे तो बहुत ज़्यादा परेशानी, वो पॉसिबल ही नहीं है वहाँ काम करना। तो इसके बारे में बताया। आगे चलते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन अंटिल रिलेटिवली रिसेंटली वर पुट टू वर्क इन द माइनस। तो यहाँ पे जॉर्ज ऑरवेल साहब डिस्क्राइब कर रहे हैं इस ऐसे में कि जो वुमेन्स है वो भी कोल माइंस में काम करती है, वो माल ढुलाई का काम करती है। जो कोयला होता है, कुछ जो ऐसी जगह होती है, मान लो ऐसे 1930s में ऐसे बोगियाँ तो थी जो नॉर्मल जैसे ट्रेन के टाइप में, वहाँ से वो स्टार्ट हो गई थी उस टाइम कोल माइंस में। तो वहाँ से माल को एक पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे ले जाना होता है, लेकिन आफ्टर ऑल एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से आप माल को ऊपर नहीं चढ़ा सकती, क्योंकि इतनी टेक्निकल जो ये प्रॉब्लम है वो सोल्व नहीं हुई, क्योंकि 1930s का टाइम था, तो इतना कोई मेजर इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुए थे टेक्निकल में कि आप इतना कोई इसको आगे बढ़ा सको। तो वहाँ पे लेडीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि जो मेंस होते थे वो वहाँ काम करते थे अंदर, जो खोदने वगैरह का काम है, निकालने वगैरह का काम है, लेकिन जो माल को ले जाना, ढुलाई करना, एक तरह से कोयले की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसका काम लेडीज़ ही करती थी, इंक्लूडेड विथ प्रेग्नेंट वुमेन। क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ भी कराती है इंसान को, कहते हैं ना। तो वहाँ पे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती थी वो भी वहाँ काम करती थी, इवन दे ऑल आर प्रेग्नेंट। ये फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो क्या है, उनकी स्थिति कैसी है। इसी टिपिकल सिचुएशन, इसी एक तरीके से दयनीय स्थिति को इस ऐसे में से किया है। आगे बढ़ते हैं। These men are physically fit from their labor, having worked down the mines since they were children. In most cases, they have a bodies of iron like a statue. At the end of the essay, he refers to their muscles of steel. मैं समझाता हूँ अपनी लैंग्वेज में जो ऑरवेल साहब ने कही है। अभी इमेजेस आराम से देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ इमेज में सेकंड वाली इमेज में डिस्कस करता हूँ कि यहाँ पे आपको सारे बच्चे ही दिख रहे होंगे। आप देख सकते हो कि मैन काम कर रहे हैं, वुमेन काम कर रही है, चाहे से वो प्रेग्नेंट होगी या नहीं होगी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, कैसी स्थिति है कुछ नहीं। आप देख सकते हो यहाँ सारे बच्चे ही बच्चे हैं, कोई एजुकेशन नहीं, कुछ भी नहीं। 1930s में ऐसी स्थिति थी इंग्लैंड की, वहाँ पे बच्चों को भी काम करना पड़ता था। कोल माइंस में बच्चे भी उनके साथ काम करते थे, एक फैमिली होती थी, कह सकते कि पूरी फैमिली इसमें काम करती थी। आफ्टर ऑल फर्स्ट इमेज पे जाते हैं, इनकी अब बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हो, इनको किसी जिम की ज़रूरत नहीं है, मजाक की बात नहीं है, क्योंकि जो मसल्स होती है, जो रियल अपने आफ्टर फैट के बाद जो मसल बनती है, वही एक बॉडी स्ट्रक्चर कहलाता है, एक लीन बॉडी स्ट्रक्चर कहलाता है। तो आप अगर हार्ड वर्क करोगे कोल माइंस में, ऐसी सफोकेशन इतनी हीट में काम करोगे, तो आपको फैट है वो ऑटोमेटिकली बर्न होगा। खाने के लिए इन लोगों को ज़्यादा स्पेशल कुछ मिलता नहीं है, रोजी रोटी के लिए इतनी मेहनत कर रहे, तो इवन ये तो बात साफ समझ आती है कि हाँ भाई खाने के लिए स्पेशल कुछ है नहीं है। तो वो जैसा मिलता है वैसे खाते, जैसा काम मिलता है वो करते, कितना ही हार्ड वर्क हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्हें क्या है क्या नहीं है। वो एक तरीके से जो स्टील का जो स्टैचू होता है, कि मूर्ति होती है, तटस्थ पत्थर की मूर्ति होती है, या ऐसे कोई स्टील मतलब पीतल की मूर्ति होती है, आयरन की मूर्ति होती है, लोहे की मूर्ति होती है, उसी तरह उनकी बॉडी स्ट्रक्चर दिखती है। आप उनको देखोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा, ऐसा नहीं बल्कि फैटी टाइप, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतना हार्ड वर्किंग करते हैं इस चीज़ में। काफ़ी दयनीय स्थिति है। आगे चलते हैं। 5 miles below ground before they can begin work. This is their commute, a journey which Orwell likens to London's having to walk from London Bridge to Oxford Circus. तो यहाँ पे जो ऑरवेल साहब वो कह रहे हैं कि मैं एक सेकंड
ये जो इमेज आपको दिख रही है इसमें आपको क्या दिख रहा होगा, लंबी सी टनल है। तो यहाँ ऑरवेल साहब सीधा सिंपल सी लैंग्वेज में कह रहे हैं कि जो लंदन में रहने वाले जो लोग हैं वो चलते हैं लंदन ब्रिज टू ऑक्सफोर्ड सर्कल। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट टू दूसरे पॉइंट तक जाने का जो डिस्टेंस उसमें बता रहा है कि इतनी लंबी टनल्स होती है। वहाँ पे ये लोग सफोकेशन में काम करते हैं, ऑक्सीजन की कमी रहती है, एक टाइम कुछ ब्रेकफास्ट मिलता है उसका कोई मतलब नहीं रहता, कोई न्यूट्रिशन नहीं रहता, वहाँ पे वो काम करते हैं। इतनी ह्यूमिडिटी रहती है अंदर, लीकेज की प्रॉब्लम रहती है, वाटर लीकेज हो जाए अंदर, ऐसी कोई नॉक्सियस कोई टॉक्सिक गैस रिलीज़ हो जाए तो उससे काफ़ी जो लोग होते हैं, कोल माइनर्स होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है इंस्टेंट, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन के चक्कर में सफोकेशन होगी, दम घुटेगा और वो वहीं मर जाएंगे। इसके बाद भी इनको कोयले की जो धूल उड़ती है उससे बीमारी होती है जिससे फेफड़े ख़त्म हो जाते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इतनी लंबी दूरी में जो 5 मील्स है, एक तरीके से कह सकते हैं कि 5-5 10-10 किलोमीटर जो लंबी जो टनल होती है उनमें ये काम करते हैं। जैसे कि एक लंदन में रहने वाला बंदा लंदन ब्रिज से लेके ऑक्सफोर्ड सर्कस जो एड्रेस है दूसरा, वहाँ तक चले जाए। तो कंक्लूज़न इस बात का यही है कि काफ़ी चीज़ें डिस्कस मैंने नहीं की, जो मेन पॉइंट था वही इस ऐसे में डिस्कस किया है। इसमें जो कंक्लूज़न है वो मैं यही बोलूँगा, ऑरवेल साहब ने जो कहा है कि जो कोल माइनर्स है वो काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? क्योंकि जो कोयला है एक ऐसा सोर्स है जो हर एनर्जी में काम आता है। अब इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, वो एटम जो एक तरीके से परमाणु भट्टियाँ चलती है उनमें जो ईंधन चाहिए, एक तरीके से सोर्स ऑफ फायर चाहिए, वो कोयला होगा मेन सोर्स ऑफ। तो कह सकते हैं कि जो फर्स्ट जो पोजीशन आती है एग्रीकल्चर में फार्मर्स की आती है, उसके बाद कोल माइनर्स की स्थिति आती है, क्योंकि कोयले के बिना बहुत से काम अटक सकते हैं। ये बात सबको पता है, जनरल सी थ्योरी है एक तरीके से। तो ये कहना चाह रहे हैं कि एक आम इंसान की लाइफ जो एक ऑफिस जाता है 9 to 5 की जॉब करता है, उसके कंपेरिजन में जो कोल माइनर्स की स्थिति है वो काफ़ी डिफरेंटेबल है। वो उन लोगों को पता भी नहीं होता कि कोल माइनर्स कैसे काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट दैट कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बैक ऑफ देयर बैकग्राउंड। तो यही इसी ऐसे के द्वारा जो ऑरवेल साहब इस चीज़ को डिस्क्राइब करना चाहते थे कि पता लगे उनके थ्रू। इसका ऐसे यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।